जी ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी और मैं हूं दिनेश कुमार। आज हमारे साथ मशहूर फैशन डिज़ाइनर अर्चना कोचर जी हैं। आपका फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। आपने हाल ही में संपन्न 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए कपड़े डिजाइन किए तथा आपके डिजाइन किए हुए कपड़ों ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया, पूरी दुनिया के लोगों को खूब लुभाया तथा आकर्षण के केंद्र में रहे। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सबसे पहले तो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के अपने अनुभव हमसे साझा करें। कैसा रहा वो अनुभव और इतना भव्य कार्यक्रम? जी, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। हम हर चीज़ जो लाइफ में करते हैं उससे हमें कुछ सीखने को मिलता ही है, लेकिन क्योंकि ये इतने लार्ज स्केल में था और हमने 240 ब्यूटीफुल आउटफिट्स बनाए, तो इतने सारे कपड़े बनाने में बहुत सारा अनुभव मिला। तो बहुत ही अच्छा हमारा पूरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब हम कपड़े बनाते हैं तो ये ना अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की अलग अलग लड़कियाँ होती हैं और इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, इनके अलग अलग बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो सब दिमाग में रख करके हमने जब कपड़े बनाए तो वो एक चैलेंज भी था और बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग्स भी थी। तो पर क्योंकि हम लास्ट ईयर मिस वर्ल्ड कर चुके थे तो हमें पता था कि इन्होंने लड़कियों को 4 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर रखा है और हर कॉन्टिनेंट में एक अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जितनी भी लड़कियां होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं, उनके शोल्डर्स अच्छे ब्रॉड होते हैं, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कुछ लड़कियां 7 फुट लंबी भी होती हैं। हम एक 6 फुट लंबे इंसान को भी लंबा बोलते हैं, तो आप सोचिए 7 फुट लंबा कुछ लड़कियों की हाइट होती है। और हम जब एशिया की बात करें तो वहाँ कुछ लड़कियां बस 5 फुट लंबी भी होती हैं, जैसे नेपाल की, और बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो मतलब ये हर एक जगह में अलग फीचर्स होते हैं और वो फीचर्स में बहुत खूबसूरती होती है, तो उनको कैसे एनहांस करना वॉज द बिगेस्ट चैलेंज। तो हमने क्योंकि लास्ट ईयर कर रखा था तो हमें एक्सपीरियंस था और हमने इस साल आई थिंक और भी बेटर ड्रेप्स और भी बेटर कपड़े किए, और ये किया इस सभा का। मैम, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस कार्यक्रम को, इस इवेंट को करना आपके लिए। सबसे कैसे आपके पास जो है मतलब ये कार्यक्रम आया और इसकी जो है सबसे खास उपलब्धियां क्या रही आपकी? तो हमें गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इनवाइट किया था और फिर उन्होंने बोला कि वो चाहते थे कि फिनाले पे ये सुंदरियां, हर देश की सबसे खूबसूरत औरतें, लड़कियां, ये उनके फैब्रिक के गारमेंट्स पहने ग्रैंड फिनाले पर। तो और वो चाहते थे कि मैं डिज़ाइन करूं पर फैब्रिक्स तेलंगाना के यूज़ हुए, बेस फैब्रिक। तो हमने तेलंगाना के बहुत सारे वीवर्स के साथ काम किया और उनके साथ काम करना भी एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था इन इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ के वीवर्स इतने अच्छे अच्छे फैब्रिक्स वीव करते हैं। अब जैसे इसको अगर आप देखें तो ये जो है डबल इक्कत है वहाँ का, बहुत खूबसूरती से बनता है। जो फैमिलीज ये वीव करती हैं डबल इक्कत, उनके 4 फादर्स और ग्रैंड फादर्स भी यही वीव करते थे। तो इट इज़ अ आर्ट जो जनरेशन से नीचे उनके पास आया है। फिर तेलंगाना में मैंने ये कहीं नहीं देखा कि तेलंगाना में रियल गोल्ड यूज़ करके भी बहुत सारी वीविंग्स होती हैं, रियल सिल्वर यूज़ करके भी वीविंग्स होती हैं। तो अब जैसे ये जो साड़ी है इसमें 4 ग्राम्स गोल्ड डाल करके पूरी साड़ी वीव की गई है। फिर बॉर्डर्स बनते हैं रियल गोल्ड के साथ, रियल सिल्वर के साथ। तो एक ये सब के साथ देख करके बहुत एक अच्छा अलग एक्सपीरियंस हुआ। हमने भी बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दी साड़ीज़ को। जैसे अभी ये यहाँ एक साड़ी है जिसमें हमने कॉर्डिंग की, तो साड़ी का पल्लू एकदम इंटरनेशनल अलग तरीके से दिखने लग गया। तो हमने हमारी साड़ीज़ को एक पूरा फ्यूजन, ग्लोबल फ्यूजन लुक दिया और वही हमारा ब्रीफ भी था कि हमारे कपड़े यूज़ कीजिए और उनको ग्लोबल लुक दीजिए, कि वो एकदम पार विद द वर्ल्ड लगे, और हमने कोशिश की यही करने की। आपकी इंटरनल तैयारियां किस तरह की आपने और कितने समय लगे इसकी तैयारियां करने में, जो मतलब इस? बहुत सारे हफ्ते लगे, अबाउट 10-12 हफ्ते लगे, बहुत काम हुआ। हमने बंद भी नहीं किया हमारी शॉप इतने हफ्तों में। हम दिन रात काम कर रहे थे, हर संडे फुल डे, हर फुल नाइट्स हमारे कारीगर दिन रात काम कर रहे थे, तो जाकर के इतने सारे कपड़े बने। मैम, तमाम फैशन शो होते हैं, तमाम प्रतियोगिताएं होती हैं, और अगर ये एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता था, इसको और बाकियों को देखें तो किस तरह के फ़र्क नज़र आते हैं फैशन की दृष्टि से? तो जब हम नॉर्मली शोज़ करते हैं तो हमारी जो मॉडल्स होती हैं, हम ग्रैंड फिनाले करते हैं बहुत सारी फैशन वीक्स का वेरी ऑफन, तो वो 30 होती हैं या 35 होती हैं। इसमें जो इनकी लड़कियां आती हैं वो हर कॉन्टिनेंट से 30 लड़कियां आती हैं और ये लोग ने 4 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर रखा है। तो हमने 120 कपड़े प्रिपेयर किए थे एक राउंड के लिए और हमने 2 राउंड्स किए थे। तो मतलब हमने मतलब लड़कियों
के लिए तो मतलब क्वांटिटी ऑफ गर्ल्स इज सो बिग। तो जब हम इस स्केल में सोचते हैं कि सबको एक दूसरे के साथ स्टेज पे कोऑर्डिनेट करना है और स्टेज अच्छा दिखना है, तो कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्हुएट्स भी एक दूसरे के साथ जाने चाहिए, नहीं तो वो स्टेज पे सब इकट्ठे नहीं अच्छे लगेंगे। तो वो सब इकट्ठा कोऑर्डिनेट करके पूरे स्टेज में एक इतनी लड़कियों को सजाना वॉज अ चैलेंज, और हमने इस साल और भी लास्ट ईयर से बेटर आई थिंक किया। मैम, अगर इस पूरे इवेंट की बात किया जाए, वर्ल्ड लेवल का प्रतियोगिता थी और बहुत बड़े लेवल पे था, इसका आपका कोई यादगार अनुभव अगर हो तो मुझे बताएं इस बारे में। आई थिंक ये सब लड़कियों के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो भी बहुत यादगार होता है, क्योंकि इन हर लड़की में एक स्पार्क होता है। अभी देखा जाए तो अभी ऐश्वर्या राय भी मिस वर्ल्ड बनी और उनकी लाइफ की जर्नी इतनी अच्छी रही, प्रियंका चोपड़ा भी बनी, कोई मिस वर्ल्ड जो है प्रेसिडेंट उनकी कंट्री के भी बने हैं। तो मतलब आई थिंक ये लड़कियों में एक बहुत अच्छी एनर्जी और स्पार्क होता है, तो उनके साथ डील करना एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी, अब तक 72 हो चुके हैं। पहले की बात करें और आज देखें तो इन बदलावों को आप कैसे देखती हैं? क्या बदलाव आए हैं, क्या खास बदलाव आए हैं इसमें? 70 ईयर्स पहले उन्होंने जो उनका कॉन्टेस्ट किया था वो कैसे किया था उसको तो मैंने देखा नहीं है, पर लेकिन वर्ल्ड पूरी ग्लोबली चेंज हो रही है। आजकल सोशल मीडिया का एक ज़माना हो गया है, तो सोशल मीडिया ने ना वर्ल्ड को एक वे में यूनाइट भी कर दिया है। द फुल वर्ल्ड हैज़ बिकम वन, क्योंकि न्यूज़ एक सेकेंड में पहुंच जाती है हर जगह। सो इस सोशल मीडिया के ज़माने में आई थिंक जब कोई भी चीज़ इस स्केल में होती है तो उसका जो एक इफेक्ट पहुँचता है वो अलग ही तरीके का होता है। सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। जब प्रॉबेबली इन्होंने 72 ईयर्स पहले किया होगा तो उनकी कंट्री में एक इफेक्ट रहा होगा, पर अभी उन्होंने इतने अच्छे स्केल में 72 इयर्स में पहुंचाया है, और अब सोशल मीडिया के जरिए से आई थिंक द इफेक्ट इज द होल वर्ल्ड नोज दिस इज हैपनिंग। इतने बड़े पैमाने पे यह इवेंट हुआ और जिसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तो फैशन ही था जी। इसके बाद आप अपने बारे में थोड़ा, आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। हम आने वाले में एक बहुत बड़ा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है और हम न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं, न्यूयॉर्क फैशन वीक, जो तो वो करने जा रहे हैं हम। तो उसके ऊपर पूरा काम शुरू हो चुका है। सो दैट इज़ अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ। तो वो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग लोग जुड़ने वाले हैं और वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। फैशन की इस चकाचौंध में आज अगर देखें तो बहुत सारे लोग फैशन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग को तमाम स्टूडेंट्स एज ए करियर अपनाना चाहते हैं। जो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में नए आने वाले लोग हैं, जो सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स है आपकी तरफ से? तो पहली चीज़ तो जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि ये फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसा करियर और ऐसी लाइफ है कि बहुत फुलफिलिंग है। तो मैं उन बच्चों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको वेलकम करूँगी और बोलूँगी कि आपने बहुत अच्छी लाइन चूज़ की है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि हम लोग काफ़ी टाइम बच्चे देखते हैं आगे का ग्लैमर। जैसे अगर हम लास्ट फिनाले शो देखें तो वो कितना ग्लैमरस था, लेकिन वो नहीं देखते कि उस ग्लैमर को पहुंचने के लिए उसके पीछे तो सिर्फ हार्डवर्क और हार्डवर्क ही है और उसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ग्लैमर के पीछे हमें हार्डवर्क करने के लिए रेडी होना चाहिए। और सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी हमारे फैशन डिज़ाइनिंग के बच्चों से और दूसरे बच्चों से भी कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ डील करता है तो वो इंसान से पहले डील करता है, फिर अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, अपना आर्ट दिखाता है। तो इंसान का जो एक एटीट्यूड होता है ना वो सही होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। सो एक एटीट्यूड, एक हम्बलनेस का होना चाहिए है। आप इस जर्नी शुरू कर रहे हैं तो एक ह्यूमिलिटी के एटीट्यूड से शुरू करोगे तो लंबी जगह जा सकोगे। और लास्ट चीज़ है कि हम सबका नज़रिया होता है ना ज़िंदगी का, हम सब बहुत ही पाते हैं जब से पैदा होते हैं से लेकर के। अब उसको या तो हम लोग बोले हमने बहुत पा लिया या बहुत खो लिया, तो हमारा एटीट्यूड क्या है? तो अगर हम ग्रेटफुल एटीट्यूड रखें, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखें, तो हम खुशी खुशी आगे बढ़ते जाते हैं। थैंक यू करके, शुक्र करके जो चीज़ें हैं, जो शॉकअप्स आते हैं, जो गलतियाँ होती हैं, उनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और बोलते हैं कोई नहीं, हमने कुछ सीखा इसमें से। अंतिम सवाल मैम, अगर हम विश्व पटल पे भारतीय फैशन और परिधानों को देखते हैं तो हमारा भारतीय कल्चर इसमें कहाँ है?
आई थिंक भारतीय कल्चर ना एक बहुत ही अहम जगह पर है, क्योंकि ना पहली बात तो इंडिया का पीआर अभी पूरा चेंज हो चुका है। मोदी जी ने एक चीज़ तो बहुत अच्छी पक्का की है, वो है कि पूरा पीआर चेंज कर दिया है। द वर्ल्ड टुडे लुक्स एट इंडिया डिफरेंटली, दिस इज़ द डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन। और हमारी इंडिया में ना क्रिएटिविटी बहुत जेन्युइन वाली है और बहुत सालों से है। तो मतलब शायद ही दूसरे कल्चर्स में इतने सालों से इतनी क्रिएटिविटी है कि 500 साल और 1000 साल पहले भी हमारे यहाँ अच्छा कपड़ा बुनता था और लोग पहनते थे, और अच्छे जेवर बनते थे और लोग पहनते थे। तो आज तो हम ये एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन इंडिया में तो ये सालों से चल रहा है और आज भी हम लोग हाथ से जेवर भी बना सकते हैं, कपड़े भी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये आर्ट हमारे पास है। तो आई थिंक वी हैव अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस एंड अ वेरी गुड रोल टू प्ले, स्पेशली इन लग्जरी फैशन। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, शुक्रिया।